वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सीए इंटर में कोस्टिंग का जो पेपर आता है उसमें एक लास्ट का क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन प्योर थ्योरी का आता है। मतलब उसमें सारे क्वेश्चंस थ्योरी के आते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से हमें 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है जी। हालांकि जिनका प्रैक्टिकल अच्छा होता है उनको थ्योरी करने की नीड नहीं होती। रीजन बिहाइंड दिस कि टोटल 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं और 5 क्वेश्चन तो हमारे प्रैक्टिकली आते हैं और एक क्वेश्चन हमारा थ्योरी का आता है। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इन 5 में से कोई क्वेश्चन ऐसा निकल जाता है जो कि हमें नहीं आता। सिंपली बोले उसकी लैंग्वेज हार्ड हो या फिर कुछ नए पॉइंट्स हो जो शायद हमारे सुने हुए नहीं हो। इसीलिए हमें ऑन द सेफ साइड थ्योरी वाला क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन आपका कोस्टिंग का जो मॉड्यूल है उसमें इतनी सारी थ्योरी दे रखी है, इतनी सारी थ्योरी दे रखी है जिसको पूरा करना पॉसिबल नहीं होता। अगर पूरा कर भी लेंगे तो याद नहीं रहेंगी। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया है कि कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा दूं और हमें एग्जाम में केवल वही करके जाने। 5 क्वेश्चन में से गारंटेड है 3 तो पक्का इनमें से आएंगे ही आएंगे और हो सकता है 4 भी आ जाए। ठीक है जी। आप पूरे मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ोगे उससे अच्छा है कि इन क्वेश्चंस को आप ढंग से याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा बाकी आपको करने की नीड नहीं होगी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आप मॉड्यूल निकाल लीजिए, मैं मॉड्यूल में से ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, चलो जी। फर्स्ट है 1.2.1 पे, ठीक है। 1.5 पे है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। हर 3-4 अटेम्प्ट में एक बार आता ही आता है। ठीक है जी, तो पहले समझ ले सर कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। आइए जी, एक पेन है, मुझे ये पेन 5 रुपए में, कितने में सर, 5 रुपए में सेल करना है। अच्छी बात है सर, अगर मुझे 5 रुपए में सेल करना है तो मुझे इसको 4 रुपए में बनाना पड़ेगा। मतलब इसकी कॉस्ट मुझे कितने रुपए लेके आनी है, 4 रुपए लेकर आनी है, तभी मैं इसे 5 में बेच पाऊंगा। अब मुझे इसकी 4 रुपए कॉस्ट लेके आनी है, इसके लिए मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। आराम से समझने की कोशिश करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। कॉस्ट इस तरीके से कंट्रोल करूं ताकि मेरी कॉस्ट कितने रुपए तक आ जाए, 4 रुपए तक आ जाए, ताकि इसको मैं बेच पाऊं आराम से। अरे भी जब इसकी कॉस्ट 4 रुपए आएगी तभी तो 5 में सेल कर पाओगे। मतलब आपका टारगेट डिसाइड हो गया कि साहब मुझे क्या करना है, इसकी कॉस्ट 5 रुपए से, सॉरी, इसकी कॉस्ट मुझे 4 रुपए तक लेकर आनी है। अगर इसकी कॉस्ट मैं 4 रुपए तक लेके आ पाऊंगा तो ही इसको मैं 5 में सेल कर पाऊंगा। अगर मेरी कॉस्ट 4 रुपए आ जाती है देन मैंने टारगेट अचीव कर लिया, मैंने टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है जी, टारगेट अचीव कर लिया। अभी 4 रुपए कॉस्ट मेरे को मिनिमम लगती है। मिनिमम का मतलब कि साहब अगला बंदा या कोई भी बंदा ट्राई भी करे तो 4 रुपए से कॉस्ट कम नहीं लेके आए। मैं इसको 4 रुपए तक लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट मेरी लेकर आया। अब इसे हम क्या बोलते हैं कि साहब मैंने मेरी कॉस्ट को कहां तक कंट्रोल कर लिया, मैंने मेरी कॉस्ट को 4 रुपए तक लाके सिचुएटेड कर दिया। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। आइए जी, फिर समझिए सर, कॉस्ट कंट्रोल में हम एक टारगेट डिसाइड कर लेते हैं और हमें वो टारगेट अचीव करना होता है। वो 4 रुपए भी हो सकता है मेरा कंपटीटर ये सेम चीज 4 रुपए में बना रहा है तो मेरा टारगेट कितना हो जाए, 3 रुपए 80 पैसे हो जाए, 3 रुपए 70 पैसे हो जाए। मतलब एक टारगेट जो मैंने डिसाइड कर लिया उसे हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है जी। अच्छा, जिस दिन आपके 3 रुपए 70 पैसे अचीव हो जाएंगे उस दिन बोलेंगे हमारा टारगेट अचीव हो गया और अब हम कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहां तक आना था, मैंने आ गया। अब बात ये सर, ये 3 रुपए 70 पैसे या 4 रुपए डिसाइड कैसे हुए। ऑब्वियस सर, मेरा पास्ट का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। उस जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूं उसको मार्केट में कैसे बनाया जा रहा है वो देखा जाएगा। और मतलब पास्ट और प्रेजेंट देखकर हम डिसाइड करते हैं हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, अब समझते हैं सर कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। कॉस्ट रिडक्शन का सिंपल अगर मैं बोलना चाहूं, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट। कंटिन्यू
इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यू इंप्रूवमेंट मतलब कि साहब लगे रहो, हर बंदा, इवन अंबानी साहब, मुकेश अंबानी आज के दिन में बेस्ट बंदा हो रहा है साहब, पता नहीं कितना सारा है, फर्स्ट और सेकंड रैंक में भी डिसाइड करें तो कितना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वो लगे रहते हैं, आप लगे रहते हैं, उनका कोई कोई मोटिव नहीं है मुझे यहाँ पर रुकना है, वो लगातार रखते रहते हैं कि साहब मेरी कॉस्ट कम से कम कितनी हो, कॉस्ट कटिंग कम से कम कितनी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब एक परफॉर्मेंस जो कंटिन्यू होती रहती है। अगर मैंने 3 रुपए 70 पैसे इंप्रूव कर दिया तो साहब इसको और कम कितना करूं, मेरा प्रोडक्ट सेम का सेम रहे, इसका अल्टरनेट क्या लेके आऊं जिससे प्रोडक्ट यही रहे और इसके अंदर जो मटेरियल यूज में आ रहा है वो कैसे दूसरा यूज में आए। जैसे कि हम बात करें, कोई टाइम पे आपका जेल का पेन है, सुनना मेरी बात, एक जेल का पेन आता था, ठीक है, जेल का पेन आता था लगभग हमारे टाइम पे 15 रुपए का सेल होता था, 15 रुपए में बिकता था। आज वही पेन कितने में बिक रहा है सर, 5 रुपए में बिक रहा है। सब कॉस्ट कंट्रोल के हिसाब से तो हमने डिसाइड कर लिया सब 15 रुपए में बेचना है तो 12 रुपए तक लेकर आ जाए, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन मतलब कि इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट, कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहे ताकि एक लेवल तक वो आ जाए। हाँ 50 मिलियन हाँ, चलो जी, ये होता है आपका कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, मतलब एक प्रोसेस जो कंटिन्यू चलती रहे चाहे कुछ भी हो जाए उसे बोलते हैं हम कॉस्ट रिडक्शन, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई सर, समझ में आई, अब थ्योरी पढ़ा दीजिए। आइए जी, कॉस्ट कंट्रोल एम टू मेंटेन द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, मेरा मेंटेन हो जाएगा साहब, मुझे इतनी कॉस्ट रखनी है, इसे कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं। कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट, और इसमें करत करत अभ्यास के इट चैलेंज ऑल द स्टैंडर्ड्स, मतलब जो मैंने सोचा वो भी और कम हो सकता है, एंड एंडेवर्स टू बेटर देन कंटिन्यूटी, कि सब कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करते रहिए। कॉस्ट कंट्रोल से अटेन लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट जो अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन मुझे लगता है कि कितनी मैं कम से कम कर सकता हूँ, दैट इज 3 रुपए 70 पैसे। कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइज नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, शाम दाम दंड भेद बाय हुक और कुक वॉटेवर, आपको कॉस्ट कम करनी है, ठीक है। ये पास्ट और प्रेजेंट की को बेस मानती है, ये किसको मानती है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फ्यूचर में क्या डिमांड है, फ्यूचर में इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल इज ए प्रिवेंटिव फंक्शन, प्रिवेंटिव मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, हमारी कॉस्ट यहां तक लानी है, टारगेट अचीव कर लिया कि यहां तक अगर मैं कॉस्ट ले आता हूं तो मैं सेफ हूं, मैं मार्केट में प्ले कर सकता हूं, मार्केट में प्ले मतलब मैं मेरे कंपटीटर को compete कर सकता हूं, बट कॉस्ट रिडक्शन में कोई प्रिवेंटिव नहीं, यहाँ तो करेक्टिव होता है, करेक्टिव मतलब करेक्ट करते जाओ, करेक्ट जितनी कॉस्ट करेक्ट कर सकते हो उतनी कॉस्ट करेक्ट करने की कोशिश करो। कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाती है जब टारगेट अचीव हो जाता है, ये कभी भी एंड नहीं। बात समझ में है सर, एकदम समझ में। अब जल्दी से निकाल लीजिए पेज नंबर 1.16। हाँ जी, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, कॉस्ट यूनिट, सर क्या होती है कॉस्ट यूनिट। आइए जी, जैसे कि हम बात करें, मैं चीनी लेने गया, चीनी कैसे लूंगा, ऐसे बोलूंगा कि भाई साहब क्या बोलते हैं 2 लीटर चीनी दे दो, नहीं, हर एक की यूनिट्स होती है, चीनी साहब किलो में चीनी दे दो, ठीक है, एक सेकेंड, किलो में चीनी दे दो। अगर मैं क्या बोलते हैं दूध लेने जाऊंगा, बोलूंगा 2 लीटर दूध दे दो, कपड़ा लेने जाऊंगा मीटर में 2 मीटर या फिर 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो वही तरह कि हर चीज की कॉस्ट यूनिट्स क्या होती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि हमारी यूनिट्स कौन कौन सी होती है, हर चीज की यूनिट्स होती है, ठीक है जी। जैसे कि मैं बात करूं ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियां, बाइक्स वगैरह, अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा सब मारुति गाड़ी देना, कौन सी आप वो नई वाली आई है ना सब बैलेनो, कितनी देनी है साहब, 5 किलो गाड़ी दे दूँ, 5 किलो थोड़ी होगी, तो साहब उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर्स में, सीमेंट को टन में, केमिकल जो भी होता है उसको लीटर में भी हो सकता है, गैलन में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है। अच्छा एग्जाम में कैसे आएगा, पावर की यूनिट क्या है आपको लिखना बस किलोवाट, स्टील की यूनिट क्या है टन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स वगैरह या फिर गुड्स वगैरह हो तो उसमें पैसेंजर किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर, जब जब क्या जो भी ट्रांसपोर्ट है वो पैसेंजर लेके जाता है, गुड्स लेके जाता है, गुड्स पर किलोमीटर, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करना है तो ये भी आपको पढ़ना है। आइए जी, यहाँ तक पूरा पढ़ना है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट आइए 1.17 पे। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, नाम से ही समझ में आता है कि सेंटर्स मतलब डिपार्टमेंट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनको कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी
दी गई है। हमारे यहाँ पर कोस्टिंग के अंदर जो भी सेंटर्स हैं उनको 4 भाग में बांटा गया है: कोस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट लगे वो एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही इसमें लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है जी। हाँ, कोस्ट सेंटर सर, कोस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? कोस्ट सेंटर मतलब कि साहब एक डिपार्टमेंट जिसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसको मेंटेन करे। सर वो कोस्ट को मेंटेन करे। कोस्ट को मेंटेन मतलब कि साहब कोस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करे, जो कोस्ट उसे रखनी है वो रखे। अच्छा, लेकिन कोस्ट की वजह से अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज न करे। मतलब कोस्ट से रिलेटेड कि कहाँ कितना खर्चा लगना चाहिए, ये सब कौन देखेगा? आपका कोस्ट सेंटर देखेगा। सेकंड है रेवेन्यू सेंटर। सर रेवेन्यू सेंटर का मोटिव क्या होता है? इसको मैं लिखना चाहूं तो बोल सकता हूं सेल्स सेंटर। मतलब जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स मैनेजमेंट होता है, रेवेन्यू मैनेजमेंट होता है, एक ही बात है कि साहब मैनेज द सेल्स। इंपोर्ट करनी है सेल या एक्सपोर्ट करना है माल, ठीक है, लोकल में बेचना है या आउटसाइड इंडिया बेचना है, ठीक है, क्या प्राइस रखनी है, क्या प्राइस रखनी है, कितना क्वांटिटी डिस्काउंट देना है, सुना आराम से, कितना क्वांटिटी डिस्काउंट देना है। मतलब सेल्स से रिलेटेड सारे डिसीजंस कौन लेगा? आपका रेवेन्यू सेंटर लेगा। अब सेल्स इतनी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि ताकि आपके कंपटीटर्स को उसका बेनिफिट मिल जाए, आपसे कोई गुड्स खरीदे ही नहीं। और सेल्स कभी इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि साहब आपका तीसरा सेंटर इंपैक्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट सेंटर। मतलब कितनी कॉस्ट रखें, कितना डिस्काउंट दें, ठीक है, कौन सा माल कब बेचे, कौन सा माल कब बेचे, आराम से। जैसे आपने कभी नहीं देखा होगा श्राद्धों के अंदर वो क्या बोलते हैं, अमेजन की सेल आ रही है। क्यों सर? उस वक्त माल बिकेगा ही नहीं, जिसको खरीदना वही खरीदेगा, सब तो खरीदेंगे नहीं। अब जैसे नवरात्रा आ रहा है, नवरात्रा आने से पहले जस्ट अभी सेल आ रही है अमेजन की, फ्लिपकार्ट की, वॉटेवर जो भी देखो। क्यों सर? तो ये पता है सबको माल चाहिए, सब गुड्स खरीदेंगे, जहां डिस्काउंट ज्यादा होगा वहां से खरीदेंगे। तो कब कौन सा डिस्काउंट देना है, सबके सब रेवेन्यू सेंटर डिसाइड करते हैं। एंड इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? प्रॉफिट सेंटर। इस आप सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना होगा? इसके अंदर देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितने होने चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने होने चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने होने चाहिए, व्हाटएवर जो भी सब चीजें हैं वो सब कौन देखेगा? आपका प्रॉफिट सेंटर देखेगा। एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है कि साहब इन सब कामों के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा डिबेंचर से लेवे, इक्विटी से लेवे, प्रेफरेंस से लेवे, कहाँ से लेवे? लोन लेवे, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लेवे, व्हाटएवर किस चीज के लिए लेवे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है जी, ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा। आओ जी नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। अब साहब कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट जैसे अकाउंट्स बनाने के लिए भी बंदा चाहिए, वैसे कोस्ट अकाउंटिंग करने के लिए भी बंदा चाहिए। ऐसा नहीं अपने आप हो जाती है। और हर चीज के हमारे यहाँ पैसे लगते हैं बॉस, ऐसे फ्री में काम नहीं होता। हमारे यहाँ हर चीज के पैसे लगते हैं, फ्री में काम नहीं होता। मतलब अगर हम कोस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं तो कुछ लिमिटेशन से बकवास देने के लिए ठीक है, एक तो एक्सपेंसिव है ठीक है। दूसरी बात, हमने इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाला चैप्टर पढ़ा था कि बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जो हमारे अकाउंट्स में आते हैं और जो हमारे यहाँ पर नहीं आते, कोस्टिंग में आते हैं, अकाउंट्स में नहीं आते। तो ऐसा पॉसिबल है कि दोनों अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग अलग आए। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि वो सही है कि नहीं है, या फिर मन में आप वही लिख दो, नहीं साहब, तो इसलिए उसे रिकंसिलेशन करना पड़ता है। तो आप रिकंसिलेशन करोगे तभी वेरीफाई होगा कि दोनों अकाउंट सही है। तो रिकंसिलेशन का एडिशनल प्रोसेस करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, 90% ट्रांजेक्शन तो बॉस अकाउंट्स में और कॉस्टिंग में सेम आते हैं। तो साहब डुप्लीकेशन हो गया ना, वर्क डबल बार करना पड़ेगा और इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है अगर क्या बोलते हैं इसको कंट्रोल में नहीं रखा जाता। ठीक है जी, एक ये पॉइंट भी आप करोगे। आओ जी नेक्स्ट, आ जाइए सर, पेज नंबर 1.28। ये कुछ टर्म्स दे रखी हैं, 2 या 3 बार पूछा जा चुका है कि साहब एक इनको डिफाइन करो। उसमें 4 पॉइंट दे दिए, 1 2 3 4। ठीक है जी, तो ये मैं देख लेता हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से आपको ये लगभग आने चाहिए, फिर भी एक बार एग्जाम के टाइम इनको आप देखकर जाओ। फर्स्ट क्या है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होती है? ठीक है जी,
मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एस्टिमेट क्या कॉस्ट होती है, इन सबको हमें देखना पड़ेगा। हाँ, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होता है, कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बारे में पहले सोच लेते हैं, हमारा इतना टारगेट है, हमारा इतना बजट है कि हमारी इस चीज की कॉस्ट कितनी बनेगी। मैं कभी कंस्ट्रक्शन चलवा रखा है मैंने, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन चलवा रखा है। अब कंस्ट्रक्शन जब चालू किया था उससे पहले ही मैंने सोच लिया था कि मेरी इसको बनाने की कॉस्ट इतनी आएगी, उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। ऐसा कभी नहीं होता स्टार्ट तो कर लेते हैं फिर देखेंगे, नहीं होता। अब साहब मुझे कोई भी चीज बेचनी है, मान लो मुझे बाइक सेल करनी है, बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करनी है। अब पता चला कि बाइक मार्केट में सेल हो रही है 50,000 में, अच्छी बात है सर, और अगर मैं उसको बनाऊंगा तो मेरे उसकी कॉस्ट 62,000 पड़ेगी। मैं क्यों बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ही नहीं। अरे मैं सेल तो कर रहा हूं 50,000 में, मतलब मार्केट में 50,000 में बिक्री है, और अगर वही चीज मैं सेम बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट पड़ेगी 62,000। क्यों भाई, ये कोई बात हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे यार कौन खरीदेगा, कोई मेरी स्पेशल कुछ इक्विपमेंट लगे हुए नहीं, बॉस सेम की सेम है। तो बेटा जब मैं बाइक बनाना स्टार्ट करूंगा उससे पहले ही सोचूंगा इस बाइक को बनाने की कॉस्ट मेरे कितनी आएगी। अगर मुझे लगता है कि साहब मेरी कॉस्ट 50,000 से ज्यादा आएगी तो मैं उसे बनाऊंगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं। हाँ, अगर मुझे लगता है इससे कम आएगी तो फिर मैं बनाऊंगा। मतलब कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करना इज कॉल्ड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, सर मार्जिनल कॉस्ट में पता है क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं। एस्टिमेट कॉस्ट वही हुआ, कोई भी चीज करने से पहले उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करना, इसकी कॉस्ट हमारे यहाँ कितनी पड़ेगी। इनपुटेड कॉस्ट, ये क्या हुई सर, आइए जी, मैंने एक दुकान स्टार्ट करी, दुकान में कितने रुपए लगाए, 50 लाख रुपए की क्या लगाई, कैपिटल लगाई। इससे मैंने कोई गुड्स बनाया, उस गुड्स की मैंने मान लीजिए अगर मैं पर यूनिट की बात करूं तो मटेरियल लगा 200 रुपए का, लेबर लगा 400 रुपए का, अदर एक्सपेंस लगे 300 रुपए के, टोटल कॉस्ट आई कितनी, 700, 800, 900 रुपए कॉस्ट आई। चलो जी, अब इसको मैं कितने में सेल कर रहा हूँ, 1200 में सेल कर रहा हूँ, प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। चलो जी, एकदम सही बात है, मटेरियल 200 का लगा, लेबर 400 का लगा, अदर एक्सपेंसेस 300 के लगे, 900 रुपए आ गए, सेल 1200 में करी, 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप चीज सोचो तो सही, ये 50 लाख रुपए मैंने घर के लगाए, मतलब इस पे जो इंटरेस्ट अगर मैं कहीं और से लेता वो नहीं देना पड़ेगा क्या, इसके अंदर वो कॉस्ट इंक्लूड है, नहीं, मुझे इंक्लूड करनी चाहिए थी ना। एक मैं खुद यहाँ पर काम कर रहा हूं तो मेरी सैलरी भी नहीं जोड़ रहा, ऑब्वियस है हम हमारे खर्चे नहीं जोड़ते। तो इम्पोर्टेंट कॉस्ट मतलब वो नॉस्टल खर्चे जो हमारी कॉस्ट में हम इन्वॉल्व नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं होता, आउटफ्लो नहीं होता, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, इसीलिए हमने उन्हें नहीं जोड़ा। दैट इज कॉल्ड इम्पुटेड कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो हमारे यहां पर लगी तो होती है बट उसे हम हमारी कॉस्ट में नहीं जोड़ते। दैट इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह ही हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही होगी कि अगर मैं यहाँ काम ना करके कहीं और काम करता तो वहां से कितना कमाता। अगर मैं यहाँ काम न करके, अगर मैं यहाँ सैलरी नहीं लेता, अगर यहाँ पर मैं काम नहीं करता तो कहीं और काम करता, वहीं से सैलरी लेता, तो यहाँ काम करने की वजह से वहां का नुकसान इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आओ जी, शट डाउन कॉस्ट, सब बहुत अच्छी सी फैक्ट्री लगाई, बहुत अच्छी सी फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री के लिए क्या किया, गवर्नमेंट की परमिशन ली, ठीक है, जीएसटी नंबर लिए, ठीक है, ये रेंटेड स्पेस पर मैंने क्या किया, और भी कुछ खर्चे किए, ठीक है, मान लो कंस्ट्रक्शन करवाया,
ठीक है साहब, ये सब मैंने खर्चे किए, कब किए? जब मैंने स्टार्ट किया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अचानक कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से मेरा बिजनेस नहीं चला। मैंने क्या किया? इसको बंद कर दिया, आराम से क्लोज कर दिया। अब क्लोज कर दिया मतलब मैंने इसको क्लोज किया है टेम्परेरी। टेम्परेरी क्लोज किया, अभी पूरा क्लोज नहीं किया, टेम्परेरी क्लोज किया, शट डाउन कोस्ट, मतलब बंद पड़ी है फैक्ट्री मेरी। अब बंद पड़ी है तो साहब जीएसटी की नील रिटर्न भरने के सीए पैसे लेगा, ये सब रेंट लगेगा ही लगेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को फॉर्मेलिटीज के पेमेंट करनी पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड शट डाउन कॉस्ट। कोई भी चीज बंद पड़ी है उसके भी कुछ खर्चे लगते हैं, उसे हम बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट में से ही एक पार्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में से एक पार्ट होता है। साहब हमने लेबर हटा दी, अच्छी बात है। साहब हमने क्या किया, जो क्या बोलते हैं पियोन है उसको हटा दिया। हमने क्या किया, और अदर फैसिलिटीज देते थे वो देनी बंद कर दी। ये सब खर्चे भी फिक्स थे लेकिन मैंने बंद कर दिए, लेकिन रेंट तो देना पड़ेगा, जीएसटी का खर्चा तो करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड शट डाउन कॉस्ट। मतलब कोई भी गुड्स को खर्च, कोई भी फैक्ट्री को बंद करने के बाद भी जो खर्चे लगते हैं उन्हें बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। नेक्स्ट है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब जो खर्चा लग चुका, जो खर्चा लग चुका, अब उसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो फ्यूचर में रियलाइजेबल भी नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। जो लग चुका वो लग चुका, उसका मुझे कोई बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। सिंपल सी बात बोलूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च करी कि साहब मुझे ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, कितने रुपए खर्च कर दिए बॉस? 5 लाख रुपए खर्चे कर दिए कि साहब मुझे ये चीज बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके लिए फाइनली हुआ हाँ बना लो। अब अगर मैं नहीं बनाता हूं तो क्या 5 लाख रिकवर हो जाएंगे क्या? या 5 लाख ये बनाऊंगा तो रिकवर हो जाएंगे क्या? नहीं ना, ये तो लग चुके, ये तो जा चुका जेब से, ये तो वापस आएगा ही नहीं आएगा। मतलब इसका आपके डिसीजन पे, नो रोल इन डिसीजन मेकिंग। अब इसका आपके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो लग चुका है। इट इज कॉल्ड सunk कॉस्ट। ठीक है जी। पीरियड कॉस्ट इज सिंपली बोले तो फिक्स्ड कॉस्ट, पता है जो लगेगी लगेगी, और पूरी लगती है, आप क्वांटिटी कितनी भी बनाओ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो जेब से जाता है, जो जेब से जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सैलरी, वेजेस वगैरह वगैरह। इम्प्लिट कॉस्ट मतलब जो कैश में नहीं जाता है लेकिन जे लगता है, जैसे कि मैं बात करूं, मेरे पास क्या पड़े थे, रिजर्व एंड सरप्लस पड़े थे, ठीक है, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये हमारी जेब से नहीं जाते हैं, फिर भी ये खर्चा होता है। दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। पहले चैप्टर में इतना ही याद कर लेना, मोर 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 देन सफिशिएंट। आओ चैप्टर नंबर 2 में मटेरियल मैनेजमेंट में 2.31 पे आएंगे सीधे ही। पहले से मैंने लिख रखा है, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं 2.31 पे। बाकी मत करना, इसमें बहुत सी बकवास दे रखी है सर, लेकिन ये पूर्वजों वाली बकवास है। मतलब कोई जमाने में हुआ करता था ऐसा, अब तो इनमें से आधी से ज्यादा चीजें कंप्राइज्ड होने लग गई, तो सब चीजें नहीं आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, जस्ट इन टाइम, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं एग्जामिनर होऊंगा तो इस क्वेश्चन को पक्का दूंगा, पक्का, श्योर। आओ जी, जस्ट इन टाइम छोड़ो। ये एक शॉप है, रिटेल की। ये एक शॉप है होलसेलर की। दोनों पास पास में ही, दोनों में डिफरेंस कितना है? लगभग 100 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है जी। ये रिटेलर बहुत समझदार है, सुपर समझदार, मतलब हिमांशु की तरह बहुत समझदार है। ये एक कस्टमर है, इस दुकान पे आया, ये इस दुकान पे कस्टमर आया, कस्टमर आकर बोलता है, कस्टमर आके बोलता है कि साहब, कि साहब मुझे कोई गुड्स खरीदना है, वॉट एवर, मैं मानू एक सूट खरीदना है। अब ये सूट इस रिटेलर के पास नहीं है, सुनना मेरी बात, बहुत प्यारी बात है, इस रिटेलर के पास नहीं है। रिटेलर बोलता है हाँ भाई साहब है, कस्टमर बोला दिखाओ। रिटेलर ने क्या बोला,
अपने स्टाफ को, स्टाफ भाई साहब, स्टाफ मुनीम भाई साहब, मुनीम भाई साहब एक काम करो, वो अपनी गोडाउन में जाकर वो सूट लिया, वो कस्टमर को देना है। वो पता है कहाँ गया, चुपके से आया 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 आया, इस होलसेलर की दुकान से वो सामान उठाया और यहाँ आया या आया आया और इसको सेल कर दिया। आराम से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर रिटेलर ने उन सूट का स्टॉक नहीं रखा, स्टॉक नहीं रखा, ठीक है। उसने क्या किया, जैसे ही डिमांड आई वैसे ही उसको दूसरी जगह से क्या किया, परचेज किया, और परचेज कर कर उससे उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम परचेज। जस्ट इन टाइम परचेज मतलब जब डिमांड तभी परचेज, जब डिमांड तभी परचेज, उससे पहले परचेज नहीं किया। अब बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है क्या? सब बहुत जने करते हैं ऐसा। भाई सारा सामान दुकान पे रखना पॉसिबल नहीं है, सारा सामान दुकान पे रखना पॉसिबल नहीं है। तो कई जने करते हैं, सब पास में दुकान उसके पास है ही, इसके कस्टमर बहुत कम आते हैं, तो एक काम करते हैं ऐसा कर लेते हैं। अब साहब सर इसके तो मौज ही मौज है, बेटा हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। सर नुकसान क्या? सर पहले फायदा बताओ। सब इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी, इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी, इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी तो वर्किंग कैपिटल में पैसा कम लगेगा, पैसा कम लगेगा तो मेरे को फायदा है। नुकसान सब, अच्छा फायदा देख ले सर, कैरिंग कॉस्ट बच गई, कैरिंग कॉस्ट बच गई ये हम समझते हैं। अच्छा अब सुनो, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई। क्यों? हर बार एक बंदा जो यहाँ पर जाएगा, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो अगर दूर शॉप है, अगर हर बार आपके यहाँ पर फैक्ट्री में मशीन पर जैसे ही गुड्स खत्म होगा फिर आप मंगाओगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी बार बार में। दूसरी बात क्या पता होलसेलर के यहाँ पर उस वक्त खूब सारे कस्टमर, उसके बाद खुद के पास टाइम नहीं हो, ये कस्टमर बोले भाई साहब लाके दो नहीं, मैं दूसरी दुकान से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि साहब इतनी सी दुकान पर जाके लाने में भी कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो साहब जस्ट इन टाइम में नुकसान ये है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन फायदा होगा कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमें जस्ट इन टाइम का मतलब समझ में आ गया कि हम इन्वेंट्री हम बहुत कम रखते हैं, जब हमें डिमांड होती है तभी हम उसको मंगवाते हैं बेचने के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम, ठीक है जी। आओ 2.32 पर वापस, नेक्स्ट। ये आपको मैं करा चुका हूं एबीसी एनालाइज, फिर भी वापस देख लेते हैं। हमारा जो भी गुड्स है उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी मतलब अच्छा गुड्स जो एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। सी कैटेगरी क्या होता है, जो बहुत ही चीप होता है, बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ए कैटेगरी पर हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, इसमें ज्यादा पैसा ब्लॉक होता है, ठीक है जी, और सिक्योरिटी की भी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है जी। अच्छा सी कैटेगरी वो जो क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन पैसा उसमें कम लगा होता है, उसमें सिक्योरिटी की कम जरूरत होती है। ऐसा हर दुकान में मिलता है, कोई भी दुकान ले लो सर, हर दुकान में मिलता है, हाँ जी। जैसे किराने की दुकान की बात करते हैं, किराना समझते हो, जनरल स्टोर, ठीक है। अब उसके अंदर ये शॉप क्या बेचती है, सुनना, ये शुगर भी बेचती है, अच्छी बात है, और केसर भी बेचती है। केसर बहुत महंगा आता है बॉस, ठीक है। अब शुगर तो कोई भी कस्टमर आता है उसको बोलती है भाई साहब, स्टाफ बोलती है अभी 2 किलो चीनी तोल के दे देना, 5 किलो चीनी तोल के दे देना, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन केसर कोई लेना था 50 ग्राम, तो उसने अपने नीचे डब्बा रख रखा होता, निकाला उसमें से तोला, और थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो कैसे चलेगा काम साहब, 10,000 रुपए किलो आता है, 10,000 रुपए किलो आता है, कैसे काम चलेगा। और ये आती है 25 रुपए या 30 रुपए किलो, बॉस कैसे काम चलेगा, ठीक है जी। तो साहब यहाँ पर एक कैटेगरी में देखो, आपने कितना मंगाया, मैक्सिमम आधा किलो रखोगे शॉप पे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो 5,000 रुपए का हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या बोलते हैं 20 किलो 30 किलो रखोगे, 40 किलो रखोगे, तो भी ये इससे सस्ता आएगा। तो हमारे यहाँ पर हम हमारे गुड्स को, अच्छा बी कैटेगरी इन दोनों की बीच की,
हमारे गुड्स को 3 कैटेगरी में बांट के रखते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ठीक है जी, हो गया जी चैप्टर। आओ चैप्टर नंबर 3 में, लेबर वाले में 3.5 पे आ जाइए। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ कंट्रोलिंग द एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट कौन सा सर? लेबर वाला चैप्टर है। मैटर क्या करता है कि साहब हाउ कैन मैनेज अवर कॉस्ट, हाउ कैन अवर मैनेज अवर लेबर, हाउ कैन वी रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। एक बात ये हमेशा ध्यान रखना, आज की कंपनियां इस चीज को समझने लग गई। आप लेबर को 7 घंटे काम करवाते हैं, 7 से 8 घंटे काम करवाते हैं, और उसके पीछे पड़े रहो, काम कर काम कर काम कर काम कर। मेरी मान के चलना, इफिशियंसी बहुत खराब आएगी। वो टाइम गया जब उसके बोलते हैं चाबी लगा के काम करवाना, बॉस गया। आजकल आकर आपको लेबर से काम करवाना है ना, तो लेबर को खुश रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? खुश रखना। खुश का मतलब ये नहीं उसके हाथ पैर दबा रहे हैं, खुश का मतलब उसे मोटिवेट रखना पड़ेगा, उसे अलग अलग लालच देनी पड़ेगी, स्कीम्स देनी पड़ेंगी, तभी वो लेबर खुश होगा। ठीक है, तो सब अब ये बात है कि साहब लेबर कॉस्ट को कम कैसे करें। 8 घंटे की जगह 8.25 घंटे काम करा रहे हो, 8.5 घंटे काम करा रहे हो। ठीक है, वो 2 मिनट लेट आ रहा है, उसको बोल रहा है लेट क्यों आ गया, वो तूने जल्दी लेट तो आधे घंटे जल्दी आना चाहिए था। वो टाइम गया साहब, अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था, अंग्रेजों के, आज गया वो टाइम। अब लेबर को खुश रखोगे तभी आपका काम होगा, अगर लेबर को खुश नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। तो आप लेबर को कैसे खुश रखें, लेबर की कॉस्ट को कैसे कम करें। देखो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला, असाइनमेंट ऑफ मेन पावर रिक्वायरमेंट, जितना लेबर की जरूरत है उतना लेबर लगाओ, उससे कम मत लगाओ। ठीक है, कंट्रोल ओवर टाइम कीपिंग, और उनके आने का जाने का टाइम फिक्स रखो। 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे जाएंगे, 6 बजे जाएंगे, टाइम फिक्स रखो। टाइम एंड मोशन स्टडी, ठीक है, उन पे स्टडी करते रहो, उनकी डिमांड्स, डिमांड्स तो नहीं बोलेंगे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब देखते रहो। कंट्रोल ओवर आइडल टाइम, फिक्स रखो कि सब टाइम कितना आपका आइडल टाइम होगा, ओवर टाइम होगा तो एक्स्ट्रा आपको कितना दिया जाएगा। लेबर टर्नओवर कम से कम, बॉस किसी भी कंपनी में जितना ज्यादा लेबर टर्नओवर होगा उसके अंदर एफिशिएंसी उतनी ही कम आएगी। एक नया स्टाफ आता है, नया स्टाफ आता है, उसको आप 10 दिन तो लगाते हो सिखाने में, ठीक है, 2 महीने बाद वो छोड़ के चला जाता है, फिर नया स्टाफ आता है, 10 दिन उसको सिखाने में लगाओगे तो बेटा वो 10 दिन तो खराब हो गए। तो ट्राई करो लेबर टर्नओवर कम से कम हो, टर्नओवर मतलब लोग छोड़ के कम से कम जाए। इंसेंटिव स्कीम्स देते रहो, जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, जिसने अच्छा काम किया उसको अवार्ड वगैरह दो। ठीक है, और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो। इन सब फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। आइए नेक्स्ट, 3.12 पे आ जाइए सीधा। आइडल टाइम, लेबर काम करेगा तो साहब थोड़ा आराम भी करेगा। हम बोलते हैं कि साहब आपकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, गिनती में तो 10 घंटे आते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली बंदा 10 घंटे काम करता है? नो बॉस, 10 घंटे काम नहीं करता। 1 घंटा लंच का चाहिए, चाहिए साहब। आधे घंटे क्या बोलते हैं बीच में अदर एक्टिविटीज का भी चाहिए, चाहिए साहब। पानी वानी पीना वो भी चाहिए। आधा घंटा कुछ गपशप भी होते ही होते हैं, आप काम करोगे तो थोड़ी बहुत गपशप भी होगी होगी। नाम 10 घंटे का है, काम 8 घंटे ही होता है। तो साहब वो 2 घंटे जिससे काम नहीं हुआ उसे हम बोलते हैं आइडल टाइम। क्या बोलते हैं? आइडल टाइम। अब आइडल टाइम होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर बॉस आइडल टाइम वो हो रहा है जो नॉर्मली हर कंपनी में होता है, आइडल टाइम वो जो आपके यहाँ रोज होता है, वो हो तो तकलीफ नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम। वो होगा ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। फैक्ट्री के अंदर एंटर करने से ऑफिस के अंदर आने तक, आते 2 मिनट आराम करने का टाइम, लंच का टाइम, ब्रेक, ठीक है, रेस्ट टाइम, एक जॉब खत्म होने के बाद दूसरा जॉब काम करना, ये काम तो होते ही होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम। तो नॉर्मल आइडल टाइम कभी भी हम
कभी भी हम P&L में नहीं भेजते, वो हमारी कोस्ट का पार्ट होता है। क्यों कोस्ट का पार्ट क्यों होता है? क्योंकि वो मेरा भी लगा है, मेरे कंपटीटर का भी लगा है, मेरा हर साल लगता है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम। दूसरा सबसे गंदा टाइम, अब नॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल आइडल टाइम। सब ये क्या हुआ, आज अचानक क्या हुआ, लाइट चली गई, लो बुक तो बैठा है स्टाफ, स्टाफ को काम करना है लेकिन बैठा है। अच्छा लाइट आपके आ गई, आपके कंपटीटर के आने की। दूसरी बात, अचानक कोई नाराज हो गया, क्या हो गई, स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक हो गई, तकलीफ है। तो अब इन सब चीजों में जो अब नॉर्मल एडेड टाइम होता है उसको हम कहाँ भेजते हैं, कोस्टिंग पेंडल में भेजते हैं। ये हमारे कोस्ट का पार्ट नहीं होता क्योंकि केवल आपका खर्चा लगा, किसी और का खर्चा नहीं लगा है। लो जी साहब, ये बात भी हो गई। सिर्फ पढ़ना है क्या, ऑब्वियस पढ़ना है, इसीलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 3.43 पर। आजा 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 आजा, आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जी, लो जी। लेबर टर्नओवर क्यों होता है? सर कॉपी में लिखाया है, याद कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है, फिर भी इसमें दे रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या होता है बॉस, लेबर टर्नओवर। कोई बंदा छोड़ ही जाता है, रीजन आता है क्यों? खूब सारे रीजन हो सकते हैं, याद करने की कोशिश करें। सैलरी यहाँ कम मिल रही है, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कोई भी काम के लिए, ठीक है, मेरी शादी हो गई, मैं टपक गया, सलट गया, मैं एक्सपायर हो गया, तो टर्नओवर तो ही गया ना कंपनी के लिए तो, ठीक है। फैमिली वालों ने बोला बेटा अब आजा घर पे, मन नहीं लगता तेरे बिना, वो ठीक है मन नहीं लगता सब जा रहा हूँ, ठीक है। बीमार हो गया, इन्वायरमेंट सूट नहीं कर रहा, ठीक है, खूब सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या है इसके अंदर पढ़ने लगे इस चैप्टर के अंदर, बस हो गया जी। हाँ जी, ये क्या है, नेक्स्ट क्या था ये, इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। हाँ ये भी कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी पढ़ लेना, ठीक है जी, सिंपल है। नेक्स्ट आइए, ओवरहेड वाले चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन करने लायक नहीं है, एबीसी वाले में आइए। बॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ के मत जाना, गलती से भी मत छोड़ के जाना, एग्जाम में आएगा, प्रैक्टिकल तो आएगा ही आएगा, और थ्योरी भी आ सकता है। कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है मुझे इस चैप्टर के अंदर, आइए जी। मैंने प्रोडक्ट बनाया ए बी सी, तो साहब ये तीनों मैंने क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए, इन तीन प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर, एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, जो भी बनाया। अब मुझे इसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल लेबर, वो सब तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बट जो ओवरहेड होते हैं वो हमें इन तीन प्रोडक्ट में क्या करने पड़ते हैं, अलोकेट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, अलोकेट करने पड़ते हैं, बांटने पड़ते हैं। अब ओवरहेड भी अलग अलग तरीके के होते हैं, सुनना मेरी बात, ये सब चैप्टर में पर डिस्कस कर चुका मैं, ठीक है। कुछ ऐसे खर्चे जो ए में ज्यादा लगे हैं और बी में ज्यादा लगे हैं, कुछ खर्चे ऐसे जो बी में ही लगे हैं, कुछ खर्चे जो बी और सी में लगे हैं। तो अब एक तो ये है कि मैं इन सब का टोटल 5 लाख लगाऊं, मैं 5 लाख का 5 लाख का पूरा खर्चा ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करूं, एक एक फिक्स रेशियो में, तो वो चीज गलत हो जाएगी जो ट्रेडिशनल अप्रोच में होती थी। अब जो ए नंबर का खर्चा है, एक नंबर का खर्चा वो लगा ही केवल ए और बी में है, तो बटना किस में चाहिए, केवल ए और बी में। जो 2 नंबर का खर्चा वो केवल बी में लगा, तो बी में बटना चाहिए ना, ठीक है जी। यही आपका एबीसी बोलता है। अब सब इनको बांटते हैं तो किसकी हेल्प से बांटेंगे, कोई एक रेशियो की हेल्प से बांटेंगे, जिसकी हेल्प से बांटते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। मतलब जिसकी हेल्प से हम खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। और जिनमें बांटा जाता है, जिनको बांटा जाता है, कॉस्ट को बांटा जाता है, कॉस्ट को, उन्हें बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये तीन मतलब बताने थे मेरे को, जिसमें बांटते हैं एक्टिविटी, जिसको बांटते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और जिसकी हेल्प से बांटते हैं उसे ड्राइवर बोलते हैं। अब आते हैं इसकी थ्योरी पे, 5.3 पे आ जाइए, हो गया 5.4 पे आ जाइए, सॉरी 5.6 पे आ जाइए।
बस पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना। एबीसी और ट्रेडिशनल अप्रोच में डिफरेंस क्या होता है, प्रैक्टिकल करके पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। 5.14 पे आ जाइए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो यही, जो खर्चा जिसमें ज़्यादा लगा है उसमें हम बांट सकते हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, आप कोई भी एक तरीके से बांट दो या फिर अलग अलग तरीके से बांटो। एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं नहीं चाहता वीडियो बड़ी हो, लेकिन फिर भी दो चार चीजें समझानी जरूरी है। एक कंपनी आईटीसी है, ठीक है, नंबर ऑफ तरह के प्रोडक्ट सेल करती है। मान लीजिए ये एफएमसीजी भी बनाती है, ठीक है, स्टेशनरी भी सेल करती है, ठीक है, और होटल्स में भी डील करती है। अब इसके ओवरहेड एक्सपेंस लगे, पहला मान लो एक लगा रिलेटेड टू एफएमसीजी, मतलब ये खर्चे स्पेसिफिकली मान लो एफएमसीजी से रिलेटेड है, कितने, 5 लाख। रिलेटेड टू स्टेशनरी, मतलब ऐसे खर्चे जो केवल स्टेशनरी वाले में लगने चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बांट चुका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, ठीक है, 3 लाख इसमें लगे, ठीक है। रिलेटेड टू होटल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगे मान लो 10 लाख, कितने हो गए, 18 लाख हो गए। मैं इनको बांटना चाहता हूँ और मेरा रेशियो क्या है बांटने का, जो मैंने बेस लिया उसकी वजह से मैं बांट रहा हूँ 2:1:1 में। अच्छी बात है। अच्छा, इनका ऑलरेडी कितना खर्चा लग चुका, जो डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, 20 लाख रुपए लग चुका, 8 लाख रुपए लग चुका, एंड 7 लाख रुपए लग चुका। अब इस 18 लाख को बांटूंगा तो कितना आएगा साहब, 9 लाख रुपए यहाँ आएंगे, 4.5 लाख रुपए यहाँ आएंगे, 4.5 लाख रुपए यहाँ आएंगे, कितना आ गया, 29 लाख, 12.5 लाख, और यहाँ पर 11.5 लाख। अच्छी बात है। अब एक कंपनी है, मैं नेस्ले का एग्जांपल लूं या फिर मान लो नेस्ले का एग्जांपल ले लेते हैं, या मेरिको, ठीक है, मेरिको भी एक एफएमसीजी ही बिजनेस करती है, तो उसमें उसके डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो सेम तरह के लगे, कितने लगे, 20 लाख। अच्छा, वो कुछ भी नहीं बेचती, वो केवल क्या बेचती है, डायरेक्ट एफएमसीजी में काम करती है, ओवरहेड एक्सपेंस कितने लगेंगे। अब सोच के देखना, उसके स्टेशनरी वाला खर्चा नहीं लगेगा, उसके एक्चुअल ये होटल वाला खर्चा नहीं लगेगा, उसके केवल एफएमसीजी वाला खर्चा लगेगा, तो उसके ओवरहेड एक्सपेंस कितने लगे, केवल 5 लाख, कितना हो गया, 25 लाख हो गया। अब आप सोचिए, जो कंपनी 3 तरह का प्रोडक्ट करती है वो सब खर्चों को एक ही बेस में बांटती है, तो उसकी कॉस्ट 29 लाख पड़ी और इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, 25 लाख। अब आप बताओ, कोई भी बंदा आईटीसीसी से एफएमसीजी का माल क्यों खरीदेगा, वो तो क्या खरीदेगा, केवल मेरिको से खरीदेगा, तो ये नुकसान हो जाता है। हाँ, उसको हो सकता है किसी और जगह फायदा हो, जैसे होटल वाली कंपनी में से फायदा होगा, लेकिन होटल वाली कंपनी में फायदा हो तो क्या हो, एफएमसीजी तो बंद होने आ जाएगा उसका, एफएम होटल में कैसे फायदा होगा। सेम होटल वाली कंपनी 7 लाख प्लस 10 लाख, कितना माल कॉस्ट आ गई, 17 लाख आ गई, तो इस होटल वाली कंपनी से ये आगे निकल जाएगी, लेकिन यहाँ एफएमसीजी तो इसका बंद होने में आ गया ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमारे खर्चों को उसके सही बेस पे बांटते हैं। बात समझ में आई सर, आई समझ में, आइए जी। मोर एक्यूरेट कॉस्टिंग, सही कॉस्टिंग आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहती है। ओवरहेड एलोकेशन इज डन ऑन लॉजिकल बेसिस, दिमाग लगाया हमने, अच्छी बात है। इट इनेबल बेटर प्राइसिंग पॉलिसी बाय सप्लाइंग एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट प्राइस आइडेंटिफाई कर पाएंगे अंटिल यूनिट कॉस्ट रेदर देन जस्ट टोटल कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट निकालने में बिलीव करते हैं, टोटल कॉस्ट 18 लाख से मुझे मतलब नहीं है। हेल्प टू आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज जो हमारे फायदेमंद नहीं रहती उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहता है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं वहीं पर ये ज्यादा हेल्पफुल रहती है। हाईलाइट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके उनके बारे में सॉल्यूशंस बता देते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन की सफत का नाम है। कुछ नुकसान होते हैं, नुकसान ये सब, कोई भी काम करोगे क्या लगेगा, खर्चा लगेगा, खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा, एक्सपेंसिव है,
छोटी दुकानों के लिए हेल्पफुल नहीं है, जहाँ सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं वहां भी हेल्पफुल नहीं है, और कॉस्ट ड्राइवर ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। आओ जी, ये भी पॉइंट हम कर लेंगे। हो गया जी, ठीक है जी, इतना ही हमें इस चैप्टर में करना है। नेक्स्ट आइए, कोस्ट शीट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बजटरी मॉड्यूल। एक तो ये तो कर ही लेना भाई, निकाला तो कर ही लेना। बजटरी रेशियोज मेरा वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है जी, और आपको क्लास में सिखाया हुआ भी। बजटरी रेशियोज आप करोगे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और ऊपर 15.49 पर एक क्वेश्चन और जिसको मैं लगाऊंगा इम्पोर्टेंट। पूरा मत पढ़ना बॉस, आपको इसका बेस पता होना चाहिए, चाहता क्या आपसे बस। इसको मैं अगर अपनी देसी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? नई शुरुआत। लिखना नहीं आती, हिंदी भी कमजोर है मेरी थोड़ी सी, ठीक है ठीक है। न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग मतलब सब पुराना भूल जाओ, नए लेवल से स्टार्ट करो। एक बच्चा है, जिसके 10th क्लास में 47% मार्क्स आए। अच्छे हैं क्या सर? बिल्कुल अच्छे नहीं है, सही में बकवास मार्क्स है। अब वो 11th क्लास में आता है, कॉमर्स लेता है, ठीक है, और 11th क्लास में आकर क्या बोलता है कि मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने मार्क्स इंप्रूव करूंगा और पिछली बार से 5% एक्स्ट्रा लेके आऊंगा। बहुत बड़ा तीर मार दिया छोरे ने, बहुत बड़ा तीर मार दिया। 49% मार्क्स लेके आएगा छोरा, बताओ अच्छी बात है क्या? कोई बढ़ाई देगा कि इसको 49% ले आएगा? तो नहीं ना, क्योंकि इसने मेंटलिटी अपनी खराब कर रखी है। इसने सोचा कि मेरे 47 आए हैं, देन मेरे लिए 49 इज वेरी बिग रिजल्ट। नहीं साहब, नहीं है साहब, गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप अपने पुराने परफॉर्मेंस के बेस पर अपना फ्यूचर परफॉर्मेंस डिसाइड करोगे तो तकलीफ देगा। अगर आपका पुराना परफॉर्मेंस खराब है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? नई शुरुआत करनी पड़ेगी, नए तरीके से सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब भूल जाओ पुराने मार्क्स को, भूल जाओ पुराने मार्क्स को। पुराने मार्क्स इज गंदा, आपको नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम जीरो, बोलते हैं ना जीरो लेवल से। दैट इज कॉल्ड जीरो बेस बस्टिंग, मतलब पुराना भूल जाओ। अब देखो कि मार्केट में सिचुएशन क्या है। मार्केट में बॉस 80% से पहले बात नहीं होती है, तो सब उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पुराने बेस को मानकर हम नया बेस स्टार्ट करते थे, ये बोलते नहीं साहब पुरानी बातें भूल जाओ, नए से स्टार्ट करो, नया बजट बनाओ, नए तरीके से कुछ सोचो कि साहब कैसे मैं टारगेट अचीव करूं ताकि मेरे कंपटीटर को मैं कंपीट कर सकूं। दैट इज कॉल्ड जीरो बेस बस्टिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो बेस बस्टिंग बोलते हैं। अब सुनो आगे। सर जीरो बेस बस्टिंग में क्या होगा? हम सब कुछ नए सिरे से सोचेंगे, पुराना भूल जाएंगे, ठीक है, मार्केट की कंडीशन देखेंगे, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन पास्ट को नहीं देखेंगे। दैट इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बस्टिंग। अब मतलब हर एक फैक्टर को वापस सोचेंगे। हर एक फैक्टर मतलब हर एक कोस्ट को नए सिरे से आइडेंटिफाई करेंगे। क्या लिखा हुआ देखो, जीरो बेस्ड बस्टिंग इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ busting which require each cost element to be specifically justified, although the activities to which the budgets relate to be undertaken for the first time without approval, the budget allowance is zero। मतलब हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो बेस बस्टिंग वेयर बजट आर प्रिपेयर, आराम से ना, फॉर ईच एक्टिविटी, सब एक्टिविटीज के लिए अलग से आइडेंटिफाई करेंगे रेदर देन फंक्शनल बजट। आओ जी आगे चलते हैं, ये पढ़ लेना एक।
In case of corporate entity, zero-based budgeting is best suited for displaced cost like research development cost, training program, advertisement etc. ये खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लास्ट टाइम न्यूज़पेपर में मैंने खर्चे किए थे 5 लाख रुपए। इस बार ना 4.5 लाख रुपए से एडवर्टाइजमेंट दे दूंगा। अरे यार न्यूज़पेपर में जाने की जरूरत क्या है जब ऑनलाइन हो गया सब कुछ। ठीक है जी। स्टेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बस्टिंग, कुछ स्टेजेस हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्रिप्शन डिसीजन पैकेज, कहाँ डिसीजन लेने की जरूरत है उनको इवेल्युएट करो, कहाँ डिसीजन लेने की जरूरत है वहां पर वो बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले कौन सा काम करना और रिसोर्सेज को अलोकेट करना। एडवांटेज रीडिंग कर लेना, वही लिखा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बजट, रहने देना, पढ़ लेना, चलो ये भी सिंपल है, वैसा ही है क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से लोगों को अवार्ड देना परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। ठीक है जी, इतना ही करना है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। एक क्वेश्चन करेंगे 9.12 पे आ जाइए। जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग में फर्क क्या होता है? जॉब मतलब एक काम, कोई भी एक काम। मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, उस कंस्ट्रक्शन का मैंने काम किसी को दे दिया, दैट इज कॉल्ड जॉब। ये काम तेरे को करके देना है। ठीक है। अब अगला कहीं कितना भी करे वो इस जॉब की कॉस्ट मुझे बता देगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। मेरे के ऑफिस क्लासेस में फर्नीचर लगता है। ठीक है सर। मैं जिस शॉप से फर्नीचर खरीदने गया वो खुद फर्नीचर का मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है जी। वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बांट रखा है। प्रोसेस 1 में इतना काम होगा, प्रोसेस 2 में इतना काम होगा, प्रोसेस 3 में इतना काम होगा। प्रोसेस 1 में इतना काम होगा, प्रोसेस 2 में इतना काम होगा, प्रोसेस 3 में इतना काम होगा। अब मैं गया, अच्छा ये क्या है, जो चेयर्स बनती है वो 3 पिलर की बनती है, 3 जने बैठ सकते हैं। मैं गया, मैं बोला साहब मेरे को ऐसी चेयर्स चाहिए फिलहाल ड्यू टू कोविड कि जिसमें एक ही बंदा बैठ सके एक चेयर पर। उन्होंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये रेगुलर प्रोसेस में ये काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? रेगुलर प्रोसेस अलग चीज है। यहाँ पर मैं सिंपली बोलूँ तो मुझे एक तरीका है, उसी से उसे काम को लेना है। रेगुलर प्रोसेस से वो काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक मैंने पर्टिकुलर जॉब दे दिया, उसके लिए मुझे उसे अलग से काम करना पड़ेगा और वो मेरा काम इंडिपेंडेंटली करेगा, उनके साथ मिक्स करके नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क। प्रोसेस वर्क जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसे हम प्रोसेस वर्क बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसे भी लगा लेंगे इंपॉर्टेंट। पढ़ लेना आराम से, जो मैंने बताया वही लिखा है। जॉब इज कैरिड आउट इन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर। ईच जॉब के लिए अलग से कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है, सेपरेट होता है अदर जॉब से। ठीक है जी। एक ही क्वेश्चन करने का है। अब आ जाओ मार्जिनल कॉस्टिंग में। 14.9 ये मैं आपको वीडियो अलग से बना के भेज चुका हूँ, ये आप कर चुके हो, एक बार वापस इसको ट्राई करोगे सर? कौन सा क्वेश्चन है सर, समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन है ये वाला। मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, इसका मैं वीडियो सेपरेटली बना चुका हूँ, वहां पर आराम से आप देख सकते हो। ठीक है जी। ओके टाटा बाय बाय। इतनी थ्योरी कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। पक्का है थ्योरी वाला काम आपका हो जाएगा। वैसे तो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, फिर भी कम से कम 5 में से 3 क्वेश्चन तो हमें आने चाहिए ना, वो काम आपका इतने से क्वेश्चन से हो जाएगा। ओके बाय बाय बाय।